नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सीरीज़ में। तो आज की क्लास पीजीटी हिंदी वाले बच्चों के लिए जो एस्टेट का पेपर देने वाले हैं बहुत खास है। आज की क्लास में हम 12वीं की एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसे पेपर बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। और गलती से जिस बच्चे ने इसको स्किप कर दिया है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया अभी भी 10 दिन बाकी हैं, एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो आज हम 12वीं की बुक आरोह पढ़ेंगे। लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस प्रकार से सीधे सीधे पूछे हैं। जिस बच्चे ने पढ़े हैं वो आराम से फटाफट टिक कर देगा, ठीक है। सबसे पहले है हरिवंश राय बच्चन की कविताएं दी हुई हैं, आत्म परिचय और एक गीत। एक तो आपको इंडेक्स वाली रचनाएं और लेखक याद रखने हैं पक्के, ठीक है। दूसरी है आलोक धनवा की पतंग, ठीक है। आलोक धनवा की पतंग। कुंवर नारायण की कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज। गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग है। तुलसीदास जी की कवितावली है उत्तरकांड से। लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप है। फिराक गोरखपुरी की रुवाइयाँ हैं और गज़ल है। उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। अब गद्य भाग देख लेते हैं। आज की क्लास में हम गद्य भाग से ही करेंगे। सबसे पहले है महादेवी वर्मा की भक्तिन, जो 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। जनेंद्र कुमार की बाजार दर्शन है। धर्मवीर भारती की काले मेघा पानी दे है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक है। विष्णु खरे की चार्ली चैपलिन यानी हम सब। रजिया सज्जाद जहीर की नमक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शीरीष के फूल हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज है। तो आज की क्लास में हम गद्य भाग पढ़ लेंगे। सबसे पहले है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा को आप ध्यान से पढ़ना और लास्ट में देखना कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आए हैं। सबसे पहले इनकी रचनाओं को देखना है। इनका जन्म हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दीप शिखा और जामा इनके काव्य संग्रह हैं। दीप शिखा और यामा। श्रृंखला की कड़ियां आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है। इनको आप एक जब भी हम किसी चीज़ को ट्रिक या अपनी ही कोई तुक जोड़ के याद करते हैं ना, वो चीज़ें याद रहती हैं। आप भी ऐसे ही याद किया करो, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियों में अपने आप संकल्पित है, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के स्वर श्रृंखला की कड़ियों में आप संकल्पित हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से याद। ये निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, रेखा चित्र है। आगे है प्रमुख इनके जो पुरस्कार मिले हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा पर। यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको 1983 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण मिला है 1956 में, ठीक है। और सन 1987 में इनका इलाहाबाद में देहांत हो गया। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क से ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। जो मेन पॉइंट है हम वही पढ़ेंगे। आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के लिए के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। तो वो महात्मा गांधी जी के राह पर चलती थी, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को अपने ध्यान रखना है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे शायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। कौन कौन से स्तंभ है शायावाद के 4? पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा। पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है।
तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में से अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई श्लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 उस समय की अद्वितीय रचना है। ये कब प्रकाशित हुई? 1942। ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ कब प्रकाशित हुई? 1942। इस प्रकार से रचनाएं और उनके प्रकाशित वर्ष आपको मैच करने भी मिल सकते हैं। अद्वितीय रचनाएं जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आप पास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आपने थोड़ा सा मेन चीज़ें देख लेनी है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। मतलब कि नायक कौन बने हैं? शोषित पीड़ित तबके के लोग, ठीक है। आगे है भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसकी विधा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये आपने मेनली याद रखना है कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। यही प्रश्न पूछा गया था कि जो भक्तिन रचना है वो कहाँ से ली गई हैं, तो किस में संकलित है? स्मृति की रेखाओं में से, ठीक है। इसमें से आपको यही चीज़ याद रखनी है। आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन जो बात इसमें इतनी कुछ भी खास नहीं है। आगे जो भक्तिन पाठ है उसमें जो भक्तिन मतलब के करेक्टर में है, उसकी माता का नाम गोपालिका था। गोपालिका की कन्या थी वो। लेसन में ये दिया हुआ है। उसका नाम था लक्ष्मी, अर्थात आपको लक्ष्मिन भी मिल सकता है, लक्ष्मिन, ठीक है। ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं, कई बार करेक्टर का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है जनेंद्र कुमार। जनेंद्र कुमार की काफ़ी सारी रचनाएं हैं, मैं आपको ट्रिक के द्वारा आसानी से याद करवाने की कोशिश करूंगी। इनका जन्म हुआ था 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये सारे के सारे क्या हैं? उपन्यास हैं, ठीक है। ये सारे के सारे उपन्यास हैं। उसके बाद आगे है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेव। ये सारे के सारे कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। ये सारे के सारे के निबंध हैं। इनको पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये, ठीक है। निधन कब हुआ? 1990 में, ठीक है। आगे जो आपने याद रखना है, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उनके अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। तो ये लाइन आपने अच्छे से याद रखनी है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रबल प्रतिष्ठा दिलाई है, ठीक है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? परख और सुनीता के बाद 1937 में त्यागपत्र प्रकाशित हुई है, ठीक है। ये लाइन आपने याद रखनी है कि 1937 में त्यागपत्र प्रकाशित हुई है। इसी तरह से खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते थे। तो मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं वो आपने इस तरह से याद रख लेनी है। तो ये है ट्रिक उनके निबंध याद करने की। निबंध कौन से थे?
ये थे ना बात्यायन कहानी संग्रह है ये। बात्यायन, एक रात दो चिड़ियाँ फांसी, नीलम देश की राजकन्या। तो इसको आप कैसे याद करोगे? बात की जड़ ये है, पूर्वोदय के समय हम प्रस्तुत प्रश्न साहित्य का श्रेय और प्रेय पर सोच विचार कर रहे थे। तो बात से इस प्रकार से ये याद आपको हो जाएंगी। ठीक है, आगे हैं अत्यंत दुर्लभ है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है आगे। गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। बाजार दर्शन जिनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें आपने बस यही याद रखना है कि बाजार दर्शन है वो जिनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लेना है। आगे कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ये चीज़ याद रखनी है कि क्या बताया है, अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है, आगे जो उनके उपन्यास थे, परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्यागपत्र का, कल्याण कर मुक्ति की जय बोलेगी। तो इसमें सारे कवर हो जाएंगे, आपने लिख के मिलान कर लेना है इसका। परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्यागपत्र कर का, कल्याण कर मुक्ति की जय बोलेगी। ठीक है, दो चिड़ियां बातें कर रही थी कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी दे देगी। यहाँ उनकी कहानियाँ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी ट्रिक तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से याद कर लेना। ये थोड़ा सा व्याकरण वाला पार्ट इसमें आया था, क्योंकि एग्जाम में निपात से एक प्रश्न पूछा जाता है। और निपात क्या होता है? निपात का प्रयोग किसी भी वाक्य में बल भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है, यहाँ ही का प्रयोग हुआ है। लोग संयमी भी होते हैं, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। ठीक है, यहाँ पर ही भी तो ये सारे के सारे निपात हैं। जिस मतलब कि शब्द के बाद निपात आए वहीं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मुझे भी किताब चाहिए, तो मुझे महत्वपूर्ण हो गया, मुझे के बाद भी का प्रयोग हुआ है। मुझे किताब भी चाहिए, तो यहाँ पर किताब पर जोर आ गया, ये किताब भी चाहिए तो किताब महत्वपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से निपात से एक आधा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपने याद रखना है कि निपात का प्रयोग वाक्य में बल भरने के लिए किया जाता है। तो हो सकता है इन वाक्यों में से आपको कोई देखने को मिल जाए। इसके बाद कुछ शब्दार्थ है। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे करवाने की सोच रही हूँ, क्योंकि जो शब्दार्थ दिए होते हैं उनमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आप देखने को मिल जाता है, पर्यायवाची भी देखने को मिल जाता है, विलोम भी देखने को मिल जाता है, तो बहुत हेल्प होती है। यहाँ जो जो दिए हुए हैं वो मैंने जो मेन है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आपने सारे देखने हों तो देख सकते हैं। जैसे असबाब है, असबाब का अर्थ होता है सामान, दरकार का अर्थ होता है जरूरत, परिसीमित का अर्थ होता है सीमित, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके, तो ये वाक्यांश के लिए हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, पेशगी अग्रिम राशि होती है, नाचीज महत्वहीन होता है, अपदार्थ जिसका अस्तित्व ना हो, अपदार्थ जिसका अस्तित्व ना हो, दारुण भयंकर होता है, अकिंचितकर अर्थहीन, सिप्रहा इच्छा, पशोपेश असमंजस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। इसके बाद है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इसमें से काफ़ी सारे रचनाएं आपको पूछी जाती हैं। इनका जन्म हुआ 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह है ये, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास है, अंधा युग गीति नाटक है, पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। इनकी हर वर्ष इनसे एक आधी रचना पूछी गई है। तो प्रमुख जो सम्मान थे इनके पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। और 1997 में इनका निधन हो गया। ठीक है, जो गुनाहों का देवता उपन्यास
से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। तो किस उपन्यास से ये लोकप्रिय हुए, इनकी पहचान बनी? गुनाहों का देवता। ठीक है, आगे उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। ये आपने ध्यान रखना है कि गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। तो आपने ये भी याद रखना है कि सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग के हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों के यहाँ दिखाई नहीं दे रखा, उपजा आएगा। विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधाजुग में हुई है। अंधाजुग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। तो अंधाजुग एक गीति नाटक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। ठीक है, तो धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन बंद है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग अब यानी कि उसका प्रकाशन नहीं हो रहा के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवाकर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। यहाँ पर प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर वर्णन है। इसका आपको विषय पूछा जा सकता है, तो याद रखना है काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। मतलब कि पानी बरसने के लिए द्वार द्वार पर जाकर जो बच्चे होते हैं पानी मांगते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं, पानी का वेस्ट करते हैं, वही इसमें दिखा रखा है। और उन बच्चों को इंद्र सेना भी कहा गया है, मेंढक मंडली भी कहा गया है। ये थोड़ी सी आपने चीज़ें याद रखनी है। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। ठीक है, बस ये पॉइंट ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ से भी एक प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है उनकी रचनाओं से। जन्म हुआ 4 मार्च सन 1921 में, आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया बिहार में। और इनकी जो रचना है मैलांचल, प्रति कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये जुलूस को ध्यान रखना, आगे प्रश्न आएगा। उपन्यास है ये ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, संस्मरण, नेपाली क्रांति था कथा, ये रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, ये है सब। ठीक है, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों में संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनको बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष आपने याद रखना है 1954, जिसमें हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ होता है। मैला आंचल को पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो आगे
फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक, जो यहाँ इस बुक में दी हुई है, भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। ठीक है, पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। ठीक है, इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। तो इसका विषय आपने ध्यान रखना है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। ये लाइन आपने याद रखनी है। और जो पहलवान था, जो लुट्टन पहलवान को, तो पहलवान का नाम अपने यहाँ याद रखना है, क्या था। ठीक है, कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है। ठीक है, तो आगे जो प्रश्न मैं आपको दिखा रही थी, आज हम 4 ही लेखक करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। इतनी ही आप रचनाएं अच्छे से याद कर लेना। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो मेन पॉइंट आज आपने देखना है। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस गद्य संग्रह में संकलित है। तो हम ये पढ़ चुके हैं ना, जिस जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वो ही पॉइंट आपको कवर करवा रही हूँ। पूरा लेसन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही आपके पास इतना समय है। एक बुक को ही 10 दिन में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस गद्य संग्रह में से संकलित है। तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, तो किस में है ये, स्मृति की रेखाओं से में संकलित हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदें के रचनाकार कौन हैं। तो अनुपम मिश्र हैं, जो इसके रचनाकार हैं अनुपम मिश्र है। इस प्रकार से रचना आ गई, सीधी सीधी रचना का रचनाकार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड़ मात्र। तो ये बादल राग से हैं। ठीक है, आगे सिल्वर बेडिंग कहानी का प्रधान पात्र यशोधर बाबू है। इस प्रकार से प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तुलसीदास तुलसीकृत रामज्ञा प्रश्न यह हमने किया नहीं, ये भी सीधा पूछा, उसका वर्ण विषय पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उपन्यास दिए हुए हैं, आगे उनके रचनाकार दिए हुए हैं, इसको मैच करना आएगा। अगर आपने अंदर वाली जो इंडेक्स में है, कुछ प्रश्न आपको सीधे सीधे वहाँ से मिलेंगे, कुछ उन्हीं लेखकों की जो लेखक परिचय में रचनाएं दी हुई हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो वो जब पढ़ोगे तभी आपको समझ आएंगी और कर पाओगे। ठीक है, जहाँ हमने अभी भी पढ़ा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है जुलूस है। ठीक है, मृदुला गर्ग का चितकोबरा है। कृष्णा सोबती की सूरजमुखी अंधेरे के हैं। अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव की है। तो इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो सीधी सीधी रचनाएं और रचनाकार पूछे गए हैं। ये भी वैसा ही प्रश्न है। माता का अंचल हम पढ़ चुके हैं। शिव पूजन सहायिका मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है। यही ठया झुलनी है रानी हो रामा। मधु का अंक्रिया की नहीं है, यही इसमें सुमेलित पूछा है। तो इसमें मधु का अंक्रिया गलत है, क्योंकि ये शिव प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, तो इसमें ये राइट आ जाएगा। जार्ज पंचम की नाक कल ही हमने कवर किया है, तो ये कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, आगे है, इनमें से किस विकल्प में नाटक और नाटककार, ये भी वही सीधे सीधे पूछे हुए हैं, ये हमने अभी
पढ़ा नहीं है आप करके देखना, जब हम पढ़ लेंगे तो इस प्रकार प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा के जरूर देखना। संगतकार कविता हम पढ़ चुके हैं, तो किसकी रचना है ये? मंगलेश डबराल की है ये संगतकार। आलो अंधारी नामक आत्म कथांश किसकी रचना है? तो ये बेबी हालदार की है। ठीक है, बेबी हालदार की रचना है। ये भी बिल्कुल इंडेक्स से प्रश्न पूछा गया है। शाया मत छूना हम पढ़ चुके हैं। शाया शब्द की कवि का क्या अभिप्राय है, ये आप करके देखना कि इसमें कौन सा आंसर सही आएगा, हम पढ़ चुके हैं इसको। माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव, माटी वाली भी शायद हमने कवर कर ली है, तो आप करके जरूर देखना इसको। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है? ये कल की क्लास में किया है। ये कौन सी यात्रा थी? ये गंगटोक और उसके आगे हिमालय तक ये आ गया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ के पेपर करने जाओगे ना, तो बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। ठीक है, यहाँ ये भी सीधी सीधी रचनाएं और मिलान करना आ गया है। इसी प्रकार से सारे प्रश्न, एक कुत्ता और मैना हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्रश्न लिए थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल। आज हमने गद्य के 4 लेखक किए हैं, 4 लेखक हम कल करेंगे। उसके बाद जो काव्यखंड है उसको पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से आपको हेल्प मिल भी रही है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।